तो आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत की उन दो महाशक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप का नक्शा सच में हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजगृह के उन विशाल किलों और हाथियों की अजेय सेनाओं से लेकर मौर्य साम्राज्य के भव्य महलों तक, मगध और मौर्य साम्राज्य की ये कहानी आज भी हैरान कर देने वाली है। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मगध की उस असीम सैन्य शक्ति और आक्रामकता से जो सफर शुरू हुआ था, वो मौर्य साम्राज्य के शिखर पर पहुंचकर एक अपूर्व शांति में कैसे बदल गया। मतलब युद्ध के मैदानों की सुनहरी धूल से लेकर शांति के उस स्वर्ण युग तक का ये बदलाव आखिर हुआ कैसे, आइए समझते हैं। भाग 1, मगध का उदय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस दौर को देखिए जब भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ठीक इसी समय मगध ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के इस शुरुआती उदय से लेकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने और फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक के युग तक शक्ति और साम्राज्य विस्तार का ये सिलसिला बस चलता ही रहा। और जैसे जैसे ये साम्राज्य फैला ना, सत्ता का केंद्र भी बदलता गया। शुरुआत में राजधानी राजगृह थी। राजगृह अपनी अभेद्य पहाड़ियों की वजह से एकदम सुरक्षित थी, लेकिन फिर इसे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। अब नदियों के संगम पर बसा पाटलिपुत्र सिर्फ व्यापार के लिए ही बेहतरीन नहीं था, बल्कि नौसेना की आसान आवाजाही ने इसे एक बेहद ताकतवर राजनीतिक केंद्र बना दिया था। भाग 2, मगध की शक्ति। अब इन शुरुआती शासकों ने कूटनीति और ताकत का जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया वो सच में बेजोड़ था। जैसे बिंबिसार को ही ले लीजिए, उन्होंने रणनीतिक शादियां भी की और युद्ध भी लड़े। उनके बेटे अजातशत्रु एक कदम और आगे निकल गए और उन्होंने वैशाली जैसे अहम राज्यों को सीधे युद्ध में हरा दिया। इसके बाद शिशुनाग और नंदवंश के शासकों ने इस पूरे के पूरे साम्राज्य को एक बहुत ही सख्त प्रशासनिक ढांचे में बांध दिया। लेकिन देखिए, इसके पीछे सिर्फ राजाओं की महत्वाकांक्षा नहीं थी, भूगोल भी पूरी तरह से मगध के फेवर में था। उपजाऊ जमीन से अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते थे और सबसे बड़ी बात, लोहे का प्रचुर भंडार। इस लोहे से सिर्फ खतरनाक हथियार ही नहीं बने, बल्कि घने जंगलों को काटकर खेती के लिए जमीन भी तैयार की गई। ऊपर से गंगा नदी ने व्यापार का वो रास्ता खोल दिया जिसने मगध को आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर सचमुच अजेय बना दिया। भाग 3, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और फिर आता है 322 ईसा पूर्व का वो अहम साल। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब एक पुरानी सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐतिहासिक युद्ध में क्रूर नंद शासक धनानंद को हरा दिया और आधिकारिक तौर पर मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। वैसे इस प्रचंड जीत के पीछे सिर्फ तलवारों की चमक नहीं थी, बल्कि एक बेहद प्रखर दिमाग की चालाकी भी थी। और वो थे चाणक्य, एक ऐसे रणनीतिक मास्टरमाइंड जिनके अर्थशास्त्र और कूटनीति ने चंद्रगुप्त के लिए इतने विशाल साम्राज्य को खड़ा करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। भाग 4, साम्राज्य का विस्तार। नींव तो रखी जा चुकी थी, अब मौर्यों ने अपनी सीमाओं को बहुत ही आक्रामक तरीके से बढ़ाना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहरी खतरों को भी बुरी तरह कुचला, जिसमें ताकतवर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराना भी शामिल था। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने इस सिलसिले को रुकने नहीं दिया और साम्राज्य को सीधा दक्षिण भारत की गहराइयों तक ले गए। भाग 5, अशोक, युद्ध से शांति। अब साम्राज्य के सबसे महान शासक सम्राट अशोक का शासनकाल हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल लाकर खड़ा कर देता है कि युद्ध की असली कीमत आखिर होती क्या है। सोचिए, ऐसा क्या होता है कि एक बिल्कुल अजेय और विजयी सम्राट युद्ध के मैदान की जीत को हमेशा हमेशा के लिए त्यागने का फैसला कर लेता है। इसका सीधा जवाब कलिंग युद्ध में छिपा है। लाखों लोगों की जान जाते और उस भयंकर नरसंहार को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद अशोक का हृदय पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने दुनिया को चौंका देने वाला एक फैसला लिया, हमेशा के लिए तलवार छोड़ देने का संकल्प। उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया और शांति का रास्ता चुनते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। बस इस एक फैसले ने उनके पूरे शासन को जड़ से बदल कर रख दिया। अब फोकस किसी सैन्य विस्तार पर नहीं था, बल्कि धर्म पर था। शांति बनाए रखना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना और जनता के कल्याण को सबसे ऊपर रखना।
अगर देखा जाए तो ये किसी भौतिक विजय से कहीं आगे एक नैतिक और आध्यात्मिक विजय थी। इस स्वर्ण युग की गवाही देते अशोक के शिलालेख और वो विशाल स्तंभ आज भी पूरी मजबूती से खड़े हैं। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये प्राचीन दुनिया का एक तरह का मास मीडिया थे। इन पत्थरों पर उकेरे गए संदेश सीधे जनता से बात करते थे और आज भी हमें उस महान सम्राट की दूरदृष्टि का पक्का प्रमाण देते हैं। भाग 6, एक स्थायी विरासत। अगर हम इन दोनों युगों को एक साथ रखकर देखें ना, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मगध साम्राज्य ने जहां एक बहुत ही बड़े और एकीकृत राज्य की एक कंक्रीट जैसी ठोस नींव रखी, वहीं मौर्य साम्राज्य ने उस मजबूत नींव पर दुनिया की सबसे भव्य और ऊंची ऐतिहासिक इमारत खड़ी कर दी। इन दोनों साम्राज्यों ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में सच में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। इतने विशाल प्रशासन को कैसे चलाया जाए, राजनीति की नई परिभाषाएं क्या हों, व्यापार को कैसे मजबूत किया जाए और कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जाए, इन सब में भारत को एक बिल्कुल नई दिशा मिली। हजारों साल पहले बनाए गए सुशासन, न्याय और कूटनीति के ये ब्लूप्रिंट इतने अचूक थे कि वो आज भी हमारे आधुनिक ढांचे में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। सोचने वाली बात है कि चाणक्य की वो नीतियां और अशोक के कल्याणकारी राज्य का वो मॉडल आज भी हमारे आधुनिक लोकतंत्र को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये हमारे आज को समझने की सबसे मजबूत चाबी है।